हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पे। आज है 1 जुलाई 2024 और आज से जुलाई मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं 1 जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, वो सभी तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस करंट अफेयर्स टॉपिक के बारे में। और सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हर वीडियो में होता है कि अगर उस दिन कोई विशेष दिवस होता है तो अगर दिवस रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो वो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वही होता है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। क्षुद्र ग्रह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, अगर आप सभी लोग भूगोल पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें आपने क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ा होगा। तो हाल ही में विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन है 28 जून, बी ऑप्शन है 29 जून, सी ऑप्शन है 30 जून और डी ऑप्शन है 1 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस या एस्ट्रॉयड डे, ये कब मनाया जाता है, ये 30 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे या अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस या विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस बात करते हैं अगर, तो हर साल 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है, यानी कि क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वह क्षुद्र ग्रहों और उनसे होने वाले संभावित खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। यानी कि किस लिए अगर बात करें, किस उद्देश्य के लिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है, तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए, और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के लिए या हमारे लिए क्या कुछ खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, क्या कुछ उनसे खतरा संभावित हो सकते हैं, तो इन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने का कारण यह है कि, यानी कि जो विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है तो यह किस लिए मनाया जाता है, किस कारण से मनाया जाता है, तो 30 जून के ही दिन, यानी कि जो 30 जून है, तो इस 30 जून को ही क्यों चुना गया विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने का, तो 30 जून के ही दिन 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का में लगभग 50 मीटर लंबा क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु गिरा था। यानी कि 30 जून को ही सन 1908 में जो साइबेरिया का क्षेत्र है वहाँ पर एक तुंगुस्का है, जगह का नाम है, तो वहीं पर लगभग 50 मीटर लंबा क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु गिरा था, जिस कारण से इस 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है ताकि क्षुद्र ग्रह के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके, इनसे क्या कुछ खतरे हो सकते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जा सके। आगे हम बात करते हैं कि क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। यानी कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये खगोलीय पिंड होते हैं और यह ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। अगर आकार की बात की जाए तो ये आकार में जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों से ये छोटे होते हैं और जो उल्का पिंड होते हैं उन उल्का पिंड से ये बड़े होते हैं। इन्हीं को एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेज़बानी करने के लिए दावेदारी करेगा। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो 2036 यानी जो 2036 को होने वाला ओलंपिक है तो उसके लिए मेज़बानी करने के लिए जो दावेदारी है, यानी कि हमारे यहाँ हो, इसके लिए किस देश ने बात की है, किस देश में यह होने की उम्मीद है। तो ए ऑप्शन है UAE, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है इटली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भारत है, हमारा अपना प्यारा भारत, तो यह 2026 में ओलंपिक की मेज़बानी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी कि बिल्कुल रेडी है कि 2036 में जो ओलंपिक होंगे वह भारत में ही होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो भारत ओलंपिक 2036 यानी कि ओलंपिक जो 2036 है इसकी मेज़बानी करने के लिए तैयार है। और भारत सरकार खेलों की मेज़बानी के लिए IOA यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसकी बोली का समर्थन करेगी। यानी कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है यानी कि
IOA भारतीय ओलंपिक संघ, इसने बात भी कर ली है। और इसने मतलब जो होता क्या है कि जो भी देश अपने यहाँ ओलंपिक कराना होता है तो एक हिसाब से बोली लगाते हैं, अपनी बात रखते हैं कि हाँ हम आप नेक्स्ट ईयर का जो ओलंपिक है आप हमारे यहाँ कराइए, हमारे यहाँ ये सारी सुविधाएं हैं। और पेमेंट की भी बात होती है क्योंकि जिस भी देश में कराना होता है वहाँ पे पेमेंट का भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा उस देश के लिए उस देश की इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। क्योंकि मान लीजिए अगर भारत में ओलंपिक होता है तो ओलंपिक की जितने भी देश होंगे उन सभी देशों की टीम आएंगी, टीम के साथ साथ उस सभी देश के जो दर्शक होंगे, जो भी पर्यटक होंगे वो भी आएंगे देखने के लिए। तो इससे जो जिस भी देश में जो भी मेज़बान देश होता है उसकी जो इकोनॉमी होती है वो भी बूस्ट होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदा भी होता है, उसकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत होती है। तो इसी के लिए जो भारत है तो वो ओलंपिक 2036 की मेज़बानी करने के लिए पूर्णतः तैयार है। और इसके लिए जो भारतीय ओलंपिक संघ है IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसने बात भी की है और इसने जो बोली होती है उसका समर्थन भी इसने कर लिया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया? यानी कि एक ऐसा शहर जो कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध है और वो कौन सी शताब्दी का है? 4वीं शताब्दी का है, यानी कि 4th सेंचुरी का है। और ये खोया हुआ पूरा का पूरा शहर खोजा गया है। तो ऐसा किस देश में हुआ है? तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है UAE और डी ऑप्शन है चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो UAE है यहाँ पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। आप यहाँ पे देख सकती हैं आर्टिकल में भी और ये इस चित्र में भी इस प्रकार से एक जो शहर है जो कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, इसको यहाँ पर खोजा गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आर्टिकल के द्वारा। तो बात करते हैं UAE के जो पुरातत्वविदों हैं, इन्होंने एक ऐसे शहर की खोज की है जहां से 1600 साल पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले हैं। यानी कि जो पुरातत्वविद क्या होते हैं, जो पुरानी से पुरानी चीज़ों को खोजते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, वही पुरातत्वविद होते हैं, उनको कहा जाता है। तो उन्होंने एक ऐसे शहर की खोज की है जो 1600 साल पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले हैं वहाँ पर। और इस नए शहर को मोतियों का शहर कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर अधिक से अधिक जो मोतियाँ थी वो बनाई जाती थी या वहाँ पर मोतियाँ पाई जाती थी, इस कारण इसे मोतियों का शहर कह रही हैं। और यह जो शहर है वह दुबई से करीब 12 मील दूर उत्तर पूर्व में जो अल सिन्याह द्वीप है वहाँ पर मिला है। यानी कि जो दुबई भारत नहीं, जो UAE है, UAE का जो एक शहर है दुबई, वहाँ से करीब 12 मील दूर उत्तर पूर्व में अल सिन्नाह द्वीप है, वहाँ पर यह जो शहर है वह खोजा गया है। तो बात आई है UAE की, संयुक्त अरब अमीरात की, यूनाइटेड अरब अमीरात की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप पे कि UAE कहाँ पर है और हम घुमा कर लेकर के आते हैं UAE से, यानी कि जो UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, वहाँ से आपको वर्ल्ड मैप के द्वारा घुमा के लेके आते हैं। वर्ल्ड मैप पर UAE देखने से पहले आएंगे सबसे पहले अपने प्यारे भारत की तरफ। तो ये हमारा सबसे प्यारा भारत। अब इधर से हम चलेंगे अरब सागर की तरफ, यानी कि जो ये गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर ये गुजरात है और इधर की तरफ ये जो अरब सागर है, यहीं से होते हुए, इधर से ही होते हुए हम आएंगे यहाँ पर। ये गल्फ़ ऑफ ओमान, यानी कि जो ओमान की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है और यहीं पर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे ही UAE के नाम से जानते हैं, UAE के नाम से जानते हैं। और इसकी अगर बॉर्डर की बात की जाए तो ये इसका बॉर्डर होता है, ये इसका बॉर्डर एरिया होता है। और ये किस किस देश के साथ अपने बॉर्डर सीमा लगाता है? तो ये ओमान से इसकी सीमा लगती है और इधर सऊदी अरेबिया, यानी कि ये है सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरब है और ये सऊदी अरब से अपनी सीमा लगाता है। इसकी राजधानी क्या होती है? तो इसकी राजधानी होती है अबू धाबी और इसका एक शहर है जो कि दुबई। तो यही दुबई से ही 42 मील दूर, यहीं दुबई में ही 42 मील दूर पर जो एक शहर है मोतियों का शहर, वो खोजा गया है उत्तर पूर्व की दिशा में। तो ये उत्तर की दिशा है और ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व की। तो यहीं बीच में ही उत्तर पूर्व की दिशा में ही जो मोतियों का शहर है वो खोजा गया है। कई बार लोग जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो UAE की राजधानी अबू धाबी है या दुबई है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए।
जो यूएई की राजधानी है वह राजधानी अबू धाबी है, और जो दुबई है यह यूएई का शहर है, एक बड़ा शहर है। जिस प्रकार भारत की राजधानी नई दिल्ली है और जो मुंबई है वो एक बहुत बड़ा शहर है यहाँ का भारत का, उसी प्रकार से जो यूनाइटेड अरब अमीरात है इसकी राजधानी तो अबू धाबी होती है, लेकिन जो दुबई है वो यहाँ का शहर है, एक बड़ा शहर है। तो ये इस प्रकार से हमने वर्ल्ड मैप पे देखा कि जो यूनाइटेड है या यूनाइटेड अरब अमीरात है, या फिर बात करते हैं कि यूएई है, वो कहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी इन सीमा से, देश से अपना बॉर्डर साझा करता है, इधर ओमान से और इधर सऊदी अरेबिया से। तो इस प्रकार हमने बात की है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, यानी कि आईएमसी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में किसको नया पदभार दिया गया है, किसको अध्यक्ष बनाया गया है। तो ए ऑप्शन है विनय बिंद्रा, बी ऑप्शन है इंद्रपाल सिंह, सी ऑप्शन है संजय मारीवाला और डी ऑप्शन है राकेश रंजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो संजय मारीवाला हैं इनको आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर देख भी सकती हैं, वेलकमिंग द न्यू प्रेसिडेंट फॉर 2024-25, और ये हैं मिस्टर संजय मारीवाला जो कि आईएमसी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की नए प्रेसिडेंट या नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं तो संजय मारीवाला ये समीर सोमैया जी की जगह पर आएंगे, की जगह पर ये आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बनी हैं, और जगह किसकी लेंगे, समीर सोमैया की। इनका 40 वर्ष से अधिक वर्षों का इनका अनुभव है, और मारीवाला ओमनी एक्टिव हेल्थ लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और एमडी भी हैं। यानी कि वर्तमान में जो संजय मारीवाला हैं ये वर्तमान में कहाँ पर हैं, तो ये वर्तमान में ओमनी एक्टिव हेल्थ लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और एमडी भी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसडीई के कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। यानी कि जो भारत है इसने भारत के जो एमएसडीई है इसने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की हुई है। तो ए ऑप्शन है इटली, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है यूएई और डी ऑप्शन है कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में एमएसडीई ने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट भी है यहाँ पर, और इसी के द्वारा जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने, यानी कि भारत के जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय है उसने और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य, कार्यबल प्रशिक्षण और कौशल संबंधी पहलों को बढ़ावा देने पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो किसके बीच में हुआ, भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में एक सहयोग हुआ। स्वास्थ्य, कार्यबल प्रशिक्षण और कौशल संबंधी पहलों को बढ़ावा देने पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया है, तो चलिए वर्ल्ड मैप पे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है और ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जानते हैं। तो चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आएंगे अपने प्यारे भारत की ओर। तो ये है हमारा अपना प्यारा भारत, और इससे हम चलेंगे नीचे की तरफ, यानी कि बे ऑफ बंगाल जो है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी है, और यहीं से आप यहाँ पर अंडमान सागर है, ये अंडमान सागर है, यहीं से आप नीचे होते आएंगे, आप इधर आते आएंगे, आप इधर जाएंगे तो ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ पर है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ। तो ये भारत है, और भारत से आप दक्षिण की तरफ आएंगे, दक्षिण पूर्व की तरफ आप आएंगे, इधर मलेशिया, सिंगापुर होते हुए आप जब इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा का पूरा एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसी का एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया देश भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी पूरी सीमा होती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर ही ये यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया देश। इसकी राजधानी होती है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी राजधानी होती है कैनबरा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार हमने मैप के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को समझने का भी प्रयास किया कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता। यानी कि आप सभी लोग वर्ल्ड कप देख रहे थे, पूरा देश देख रहा था वर्ल्ड कप, और हमने कैसे, यानी कि अपने प्यारे भारत ने कैसे
T20 वर्ल्ड कप को जीता हुआ है। कई सारी खुशियाँ मिली हैं हम लोगों को, बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हुए। बहुत जगह तो रात में दिवाली शुरू हो गई, रातों में पटाखे दगना भी शुरू हुए। आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने दगाए भी होंगे पटाखे। और जो भारत है इसने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और भारत देश 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी टीम है जिसने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो भारत 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप फतह कर चैंपियन बन गया है। भारत पिछले 17 सालों में 3 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है। यानी कि अगर पिछले सालों की बात की जाए तो 17 सालों में 3 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है। इनमें 2 T20 हैं और 1 वनडे कप शामिल है। यानी कि 2 T20 वर्ल्ड कप है और 1 वनडे वर्ल्ड कप शामिल है। इसी के साथ अब तक भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 वनडे वर्ल्ड कप और 2 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिए हैं। और इंडिया 4 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की तीसरी क्रिकेट टीम बन गई है। यानी कि टोटल भारत ने 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, जिसमें से 2 वनडे वर्ल्ड कप हैं और 2 T20 वर्ल्ड कप हैं। और इस प्रकार से जो इंडिया है वो 4 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की तीसरी क्रिकेट टीम बन गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, तो हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने यानी कि NADA ने किसे एक बार फिर निलंबित कर दिया गया है। यानी कि इनको एक बार पहले भी निलंबित किया जा चुका है और अब फिर से इनको निलंबित किया गया है। तो ए ऑप्शन है अश्विनी चिन्नप्पा, बी ऑप्शन है बजरंग पुनिया, सी ऑप्शन है निखिल दत्ता और डी ऑप्शन है अर्चना शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बजरंग पुनिया है इनको एक बार फिर से डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए नाडा ने इनको फिर से एक बार निलंबित कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बजरंग पुनिया सस्पेंडेड, यानी कि इनको निलंबित किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को चयन ट्रायल के दौरान यूरिन का नमूना देने से इनकार करने पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो एजेंसी है यानी कि नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, पूरा नाम होता है इसका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ने इनको दूसरी बार निलंबित कर दिया गया है। यानी कि जब किसी भी खिलाड़ी का चयन होता है, किसी भी टूर्नामेंट में उसका जब चयन होना होता है, तो जो नाडा होती है सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो होती है, जो भारत की डोपिंग एजेंसी है इसको नाडा बोलते हैं। तो सबसे पहले नाडा इसकी चेकिंग करता है, पूरी विभिन्न प्रकार के टेस्ट वगैरह करता है खिलाड़ी के, ताकि किसी भी प्रकार का कोई जो पदार्थ है उसने वो ना लिया हो। तो इसके लिए जो नाडा है इन्होंने इनसे बजरंग पुनिया से टेस्ट के लिए तो यूरिन मांगा था, तो इन्होंने यूरिन देने से इनकार कर दिया, जिस कारण से इनको निलंबित कर दिया गया है। तो अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो नाडा होती है, और फिर नाडा के बाद जब इंटरनेशनल स्तर पे अगर कोई जांच होती है उसे वाडा बोलती है, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वो वाडा होती है, फिर वहाँ पर उसकी जाँच होती है। बात करते हैं अगर बजरंग पुनिया की, तो इनका पूरा नाम बजरंग पुनिया ही है। इनकी जन्म तिथि यानी कि इनका जो जन्म हुआ वो 26 फरवरी 1994 को हुआ, और ये जन्म स्थान इनका है खुदान, झज्जर, हरियाणा। यानी कि हरियाणा के झज्जर के खुदान में इनका जन्म हुआ था। यानी भारत के जो हरियाणा है राज्य, वहाँ पर इनका झज्जर के खुदान में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं कि इनकी क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान इनको दिया गया, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जानती हैं। फिर इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो भारत में इनको चौथा नागरिक सम्मान, जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, इसको 2019 में इनको प्रदान किया गया था। तो ये इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स होते हैं, खासकर SSC वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये सब पूछने की बहुत ज़्यादा ही संभावना होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू हुई। यानी कि जो भूमिगत कोयला गैसीकरण है, यानी कि भूमिगत का मतलब क्या होता है, अंडरग्राउंड, यानी कि पृथ्वी जो धरती होती है उसके नीचे। तो भूमिगत जो कोयला गैसीकरण है, इसके लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ पर शुरू की गई। पायलट परियोजना का मतलब क्या होता है? पायलट परियोजना का मतलब होता है कि किसी भी योजना को लागू करने से पहले
कुछ क्षेत्र में या कुछ जगह पर उसको चालू करके, उसको लागू करके देख लिया जाता है कि यह योजना कितनी ज़्यादा सफल रहेगी, कितनी ज़्यादा सफल नहीं रहेगी। मान लीजिए कि आपको कोई भी वर्क शुरू करना है, कोई भी कार्य शुरू करना है, तो आप सबसे पहले उसको छोटे लेवल पर जब शुरू करते हैं, तब जब जाकर आप उसमें सक्सेस होते हैं, तब जाकर के उसका जो बिजनेस होता है वो आप उसको बढ़ाते हैं, उसको फैलाते हैं। तो जो आप छोटे स्तर पर उसको शुरू कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, तो वही होता है पायलट परियोजना, उसी को पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए यह जो भूमिगत कोयला गैसीकरण है, तो इसको ये भारत की पहली पायलट परियोजना के तहत इसको कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की गई है। आगे हम बात करते हैं, तो कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहली होती है या पहला होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य है कोयला उद्योग में क्रांति लाते हुए कोयला गैसीकरण के उपयोग के माध्यम से इसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करना। यानी कि जो भी कोयले के द्वारा जो भी गैसीकरण जब किया जाएगा, तो जो भी गैसें उत्पन्न होंगी, तो उन गैसों का अनुप्रयोग औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी जो मूल्यवान जो गैसें होती हैं, उनमें इसको परिवर्तित किया जाएगा। तो इसका यह एक उद्देश्य होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो कार्य क्या होता है कि जो भी देश में जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो कुछ भी होता है, उस पर नज़र बनाना, उसको मतलब सही तरीके से कार्यान्वित करवाना, सही तरीके से उसको कराना। तो इसका जो नया महानिदेशक है, एनटीए का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ए ऑप्शन है सुमित प्रताप, बी ऑप्शन है प्रदीप सिंह खरोला, सी ऑप्शन है दिलीप अवस्थी और डी ऑप्शन है सुधाकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला। इनको एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में कई ज़्यादा जो एनटीए है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रहा, इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे जो पेपर लीक का जो मामला सामने आया, तो उसके लिए बहुत सारे जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया एनटीए के खिलाफ। तो इसके लिए जो एनटीए था, इसने अपने जो महानिदेशक थे उनको इन्होंने चेंज कर दिया है। यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हैं, इनके जो महानिदेशक थे सुबोध कुमार, उनको अपने पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर रिटायर्ड आईएएस जो अधिकारी हैं प्रदीप सिंह खरोला, इनको एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्योंकि एनटीए आप लोग देखते भी न्यूज़पेपर वगैरह या फिर न्यूज़ वगैरह अगर आप देखे होंगे, तो उस टाइम पे जब नीट परीक्षा से लेकर के जो पेपर लीक का मामला था या अन्य किसी भी प्रकार का जो भी पेपर लीक का मामला था, उसको लेकर के जो एनटीए था वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट थे वो धरने पर बैठे इसके खिलाफ। तो इसको देखते हुए जो एनटीए है, इन्होंने अपना महानिदेशक जो था उसको चेंज कर दिया गया। तो सुबोध कुमार की जगह पर जो प्रदीप सिंह खरोला हैं, इनको नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करते हैं प्रदीप सिंह खरोला, तो ये कर्नाटक कैडर के आईएएस रह चुके हैं, यानी कि कर्नाटक के कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और हाल के नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं हैं, उनके पेपर लीक के मामलों को लेकर के एनटीए पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या मतलब कि इसका कार्य क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उनको सही तरीके से करवाना, उनको अच्छे तरीके से कार्यान्वित करवाना। लेकिन आए दिन जो इधर पेपर लीक का जो मामला चल रहा था, उसको लेकर के जो एनटीए था, इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे थे, जिस कारण से एनटीए को यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहां पर पाए गए हैं? यानी कि जो विश्व के जो दीमक, आप लोग सभी जानते होंगे, जो दीमक होता है चींटी के जैसा होता है, लकड़ियों को खाता है, मिट्टियों को खाता रहता है। तो ये विश्व के सबसे पुराने दीमक के जो टीले हैं वो कहां पर पाए गए हैं? तो ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और डी ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में विश्व के सबसे पुराने दीमक के जो टीले हैं वो पाए गए हैं।
आप यहाँ पे दीमक देख भी सकते हैं, कुछ चींटी के जैसा ही ये होता है और ये लकड़ियों को खाता रहता है और मिट्टी में भी रहता है, लकड़ियों में भी ये पाया जाता है, पुरानी से पुरानी जो लकड़ियाँ होती हैं। तो दुनिया की सबसे पुरानी दीमकों की जो बाम्बी है, बाम्बी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दीमक जो होते हैं वो घर बना करके रहते हैं, तो इनके घरों को बाम्बी बोला जाता है। तो दुनिया की सबसे पुरानी दीमकों की जो बाम्बी है उसकी खोज की गई है। ये पृथ्वी पर मौजूद दीमकों का सबसे पुराना घर है और ये जो बाम्बियाँ हैं ये हजारों सालों से धरती के वायुमंडल से कार्बन खींच रहे हैं, यानी कि जो धरती के वायुमंडल है इस वायुमंडल से ये कार्बन खींच रहे हैं और ये बाम्बी दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने इसको खोजा हुआ है। इन बाम्बियों को दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास नामाकुआ लैंड में बफेल्स नदी के तट पर खोजा गया है, यानी कि उनको कहाँ पर खोजा गया है, तो दक्षिण अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है उसके पास एक नामाकुआ लैंड है, तो नामाकुआ लैंड के पास एक बफेल्स नदी है, उसी नदी के तट पर इन बाम्बियों को खोजा गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता जो हैं वो मिशेल फ्रांसिस हैं, ये इसकी खोजकर्ता हैं। और अफ्रीका के जो लोग हैं इनकी जो बाम्बी है इनको लिटिल हिल के नाम से पुकारते हैं। लिटिल का मतलब होता है छोटा, हिल का मतलब होता है पहाड़ी। तो जो बाम्बियाँ होती हैं कुछ लगभग ऐसे ऐसे करके जो बाम्बियाँ होती हैं वो बनी हुई होती हैं, ऐसे ऐसे करके इस प्रकार से उनकी जो डिज़ाइन होती है बाम्बियाँ, पहाड़ियों मतलब जैसे पहाड़ियों की चोटी निकली हुई होती है वैसे ही कुछ होती है। इसीलिए जो अफ्रीका के लोग हैं इन्हें लिटिल हिल के नाम से बुलाते हैं और अफ्रीकी भाषा में इन्हें ह्यूवेल्टजीज के नाम से जानते हैं, यानी कि अफ्रीकी भाषा में इनको क्या कहते हैं, ह्यूवेल्टजीज इनको कहते हैं अफ्रीकी भाषा में। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आशा करता हूँ इसको समझाने का जो प्रयास है हमारा वो सफल रहा होगा और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।